Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, ये लेक्चर जो हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये लास्ट लेक्चर उसकी कंटिन्यूटी है। लास्ट लेक्चर जो हमारा मेन था आइसोमेरिज्म, फिर हमने उसकी दो मेजर क्लासेस स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात की। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी फर्दर 5 टाइप्स वो आपके साथ शेयर की। अब आ जाएं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो स्ट्रक्चरल, स्टीरियो के फिर आगे दो कन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर में कर चुका हूं। जो कॉन्फ़िगरेशनल है ना, वो फिर आगे दो किस्म का है, एक है ऑप्टिकल एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक। इतनी लंबी मैंने तो सावधान आपको वही पढ़ाना है ना जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप पंजाब बोर्ड्स वगैरह को देखें तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, लेकिन अगर आप अदर प्रोविंसेस को देखेंगे तो उसमें ज्योमेट्रिक के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। वो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसको हम अलग से एक लेक्चर में अकोमोडेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक भी ठीक है, ज्योमेट्रिकल भी ठीक है। ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप, अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन, ये एक ही मीनिंग्स में दिए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिज ट्रांस। अब हम सिज के मानी क्या है, ट्रांस के मानी क्या है, इसको देखेंगे। अच्छा, ये मैं पहले ना लिख लेता हूं ताकि टाइम को मैं सेव कर सकूं। अब क्या लिखा है, दोज कंपाउंड्स, यानी ये सिज ट्रांस आइसोमर्स की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात हो रही है। पहले हम आइसोमर्स फिर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। दोज कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये बहुत बड़ी बात है, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है but differ with respect to the position of identical groups in space are called cis-trans isomers, and this phenomenon is called cis-trans या geometric isomerism। ये ना वैसे तो लिखा है, जब तक समझेंगे नहीं ना आपको इन सेंटेंसेस के अंदर छुपी हुई बातों का नहीं पता चलेगा। एक तो बड़ी अहम बात जो हमारे के लिए शॉकिंग है, हम भला क्या पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी फिलहाल आइसोमर्स की बात, हम कहते जी आइसोमर्स तो वो है ना, आइसोमर्स जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के हैं, विच है सेम मोलेकुलर फार्मूला, जो हम पढ़ के हैं, जो बुक के मुताबिक मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ते हैं डिफरेंट दो चीजें डिफरेंट। एक तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो लास्ट पे हमने पढ़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और जब मैं पढ़ा रहा था ना, उस वक्त भी मैं बात कर रहा था कि ये बुक के मुताबिक डेफिनेशन है। मेरे मुताबिक क्या है, मेरे मुताबिक आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। तो क्या उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर नहीं करता? नो, किसी सूरत में। स्ट्रक्चरल फार्मूला सिर्फ डिफर करता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये जो हमें ज्योमेट्रिक या जिसे अब चले ओवरऑल जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर नहीं करता। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप भी किसी को इस तरह समझा सकें। अब देखो, सिस ट्रांस आइसोमर्स कौन है? सिस ट्रांस आइसोमर्स कौन है? Those compound which possess the same structural formula, यानी मोलेकुलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम। तो फिर डिफर क्या करता है? प्रॉपर्टीज डिफर करती है। और एक और बात जो यहां पे है वो है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस 3D जिसे आप कहते हैं, उसमें पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप वो डिफर कर जाती है। देखो ना, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस जब मैं कहता हूं तो मैं 3D की बात करता हूं, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करता हूं। अब इस पॉइंट को, यानी अब ज्योमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के छोटे सा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। क्या बोला? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स, इनका मोलेकुलर फार्मूला भी सेम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी सेम। अब मेरी इस बात को नजर में रखना है,
कनेक्टिविटी ऑफ एटम को मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला कह रहा हूं, बट दे डिफर किससे? पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। अब इसका मानी क्या है, ये तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके मतलब पढ़ लेते हैं। इसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो लेकिन हमने तो इज्म को भी अकोमोडेट करना है ना, और मैंने क्या कहा था, अगर किसी टर्म के एंड पे इज्म आए, किसी टर्म के एंड पे वाई आए, तो दैट शो द फिनोमिनन, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। अब नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अब थोड़ा सी वजाहत सुनना। क्या मैं आपके साथ ना अल्केन को डिस्कस करता हूं। अल्केन, बेटा जी मेरे पास अल्केन, यहां से मैं आगाज करता हूं। अल्केन जो है ना, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब ना थोड़ा सा अपना विजन ना बेटा जी एक बात ज़हन में रखनी है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है कि हम ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम बनाते हैं ना, तो हम इसके ऊपर इसको 2D बनाते हैं। तो चूंकि ये सारे का सारा स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री सारी की सारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे बेस करती है। जब हम यहां पे बनाते हैं तो बच्चा फिर उसको 3D पिक नहीं कर पाता, इसलिए बाद दफा उसको चीजें समझने में दिक्कत आ रही होती। बहरहाल ये अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। मैं उनके ए बी सी कह देता हूं। ए बी सी मुख्तलिफ ग्रुप्स है। ये जो ग्रुप्स लगे हुए ना, ग्रुप्स, ये जो है हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अल्काइल, अभी आपने ये लफ्ज अल्काइल ये नहीं पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं उसमें आपको अल्काइल लफ्ज पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो ये ए बी सी मुख्तलिफ एटम मुख्तलिफ ग्रुप्स हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह भी ये इधर ए ले लो, इधर बी ले लो, इधर सी ले लो, जो मर्जी ले लो। अब मैंने बड़ा क्या कहना है, मैंने कहना है जो अल्केन्स है ना, अल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो अल्केन्स है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। पहली बात क्या आ गई, डज नॉट या डू नॉट, अल्केन्स आ गया, डू नॉट एग्जिबिट या शो एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं करते? हम इसका आंसर देंगे कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एंड दिस सिंगल बॉन्ड शो फ्री रोटेशन। ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन ये दरमियान में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यू रोटेट करता है, रोटेट यूं, फ्री रोटेशन। ये लफ्ज ध्यान में रखना है, फ्री रोटेशन, इट्स ओके। अच्छा, जब फ्री रोटेशन होगी ना, तो जब ये यूं घूमेगा, ये वाला बॉन्ड घूमेगा, इस कार्बन के साथ ये जो तीनों ग्रुप्स है ना, ये भी यूं रोटेट करते रहेंगे। और सावधान रखें, अगर तो ये भी सारे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये किसी फिक्स पोजीशन पर नहीं आएंगे। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अल्केन्स ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसलिए शो नहीं करते क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये फ्री रोटेशन शो करता है। फ्री रोटेशन की वजह से इनके साथ अटैच जो ग्रुप्स हैं वो फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं आते। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। दूसरी बात, डोंट हैव फिक्स्ड पोजीशन किन की? द ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये वाले, इनकी कोई फिक्स। अब आगे बढ़ो, एक कदम आगे। क्या अल्कीन में क्या केस है? अल्कीन में क्या, अल्कीन्स उसमें क्या ये जो रोटेशन है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, रुक जाती है? और क्या अल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट पाया जाता है? आंसर है यस। अच्छा, पहले ना हमने छोटी छोटी बातें सुनी, बाद में आपको मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट देता हूं। पहले तो समझते जाओ ना कि मैं किस तरह बातों को समझाता जा रहा हूं। फिलहाल तो मैं एक लफ्ज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक लफ्ज, और वो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिर्फ एक लफ्ज मैं आपको ना, एक लफ्ज है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये समझाना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, महदूद
घूमने का अमल रोटेट, ये रोटेट करने का अमल रुक जाए, पोजीशन ग्रुप्स की फिक्स हो जाए, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब आपके पास ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड था तो वो फ्री रोटेशन हो रही थी। अब डबल बॉन्ड आने से ये पाई होता है, डबल बॉन्ड पाई। अब पाई बॉन्ड के आने से अब ना ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है पाई बॉन्ड ने इसकी रोटेशन को रोक दिया, महदूद कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। किसने? पाई बॉन्ड ने। अब पाई बॉन्ड के आने पर अब ना ये घूम नहीं पाएगा। जो इनके साथ ग्रुप्स लगे होते हैं ना, ये ए में लिख देता हूं, बी लिख देता हूं, ए लिख देता हूं, बी, ये ग्रुप्स अपनी जगहों पर फिक्स हो जाएंगे। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड के आने की वजह से। इसका मतलब है द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इंश्योर्स द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पाई बॉन्ड की वजह से दोनों कार्बन में अब फ्री रोटेशन नहीं होगी, अब रोटेशन रुक जाएगी। किसकी वजह से? पाई बॉन्ड की वजह से। जब पाई बॉन्ड आया, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी। नाउ इट विल एग्जिबिट द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक तो यहां से यहां तक पहली मेरी बात आप तक कन्वे हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़े। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर आगे मजीद मैं समझाऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट सिस ट्रांस। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल से बनता ना। फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट मीन शो करना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अच्छा, दो कंडीशन है, दो नेसेसरी कंडीशन है। एक है, मैं पहले तो बुक की बात करता हूं ना, एक है देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये मैं डबल बॉन्ड, मैं इसको एक और लफ्ज में लिखता हूं, मैं कहता हूं देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ये एक टू एटम्स, चलो मैंने कार्बन लिख दिया, टू एटम्स, एक ये कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन हो रही है। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के आने से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगी, सीज कर गई, रुक गई। तो देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू कार्बन एटम। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, ये एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आने, पाई बॉन्ड आने से नहीं होती। बाज दफा आपके पास ना साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने साइक्लोअल्केन पढ़ा ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसके साथ इधर मिथाइल ग्रुप है, सपोज इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है। अब ना यहां भी ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ये सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद ये रोटेट नहीं कर पाता। इसका मतलब है जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को चीज इंश्योर करती है ना, एक तो प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से अब रोटेशन नहीं हो पाएगी, इट्स ओके। क्या और भी कोई चीज है जो रोटेशन को रोक सकती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तीसरी बात, क्या ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान, किसी और के दरमियान नहीं, और भी कहीं है। कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, और भी एटम हैं जिनके दरमियान रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन मैं सिर्फ आपके सिलेबस तक महदूद हूं, मेरी हद वहीं पे है जहां पे आपका सिलेबस कहता है। मैं ना साइक्लोअल्केन का जिक्र कर दिया, दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। तो दो बातें आ गई। पहले पॉइंट में दो बातें आ गई। पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है, उसके लिए दो कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। पहली कंडीशन आपके सिलेबस की हद तक, वो क्या है? देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। डबल बॉन्ड का मतलब है कि आपकी सिलेबस की हद तक जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है वो अल्कीन शो करते हैं, लेकिन आगे चल के मैंने पढ़ाना है आपको, सारे अल्कीन भी शो नहीं करते। अच्छा, दूसरा मैंने इसी बात को ना थोड़ा सा एलेबोरेट किया, और एलेबोरेट करके क्या बताया आपको कि पहली कंडीशन एक्चुअली देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू एटम। अगर
अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू कार्बन एटम ये किसकी वजह से हो सकती है? नंबर 1, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। नंबर 2, साइक्लिक स्ट्रक्चर आल्सो इंश्योर द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और तीसरी बात, क्या सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई और नहीं है। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो भी डबल बॉन्ड, वो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को इंश्योर करता है। लेकिन आपके सिलेबस के हद तक हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह बता रहे हैं। दूसरी ये बात है नंबर 2 पे कि द ग्रुप्स, द एटम्स और ग्रुप्स attached to double bond carbon या double bonded carbon must be different। अब ना ये जो मैंने बात की ये आगे एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ये दोनों कंडीशन पूरी करता है ना तो वो फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। अच्छा, जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना ये दोनों बातें मजीद क्लियर होती जाएगी। अच्छा सुनो, मेरे पास एग्जांपल में ना पहले ये C4H8 है। बेटा जी ये जो C4H8 है ना इसको हम कहेंगे दिस इज ब्यूटीन। ये आपके पास ब्यूटीन है। अच्छा जी C4H, मैं ना इसको दो तरह, वैसे इसका फार्मूला लिखूं ना तो ये बनता है दो तरह से फार्मूला लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये हो गया। दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटीन। अच्छा एक और बात, मैं यूं भी इसको लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। बेटा जी दिस इज कॉल्ड 1-ब्यूटीन। अब ये जो मैंने लिखा ना 2-ब्यूटीन और 1-ब्यूटीन, ये दोनों जो हैं ये इस जनरल फार्मूला C4H8 इसको ओबे करते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखोगे ना, ये जो 1-ब्यूटीन है ना, 1-ब्यूटीन ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, हां 2-ब्यूटीन शो करेगा। पहली बात, वो क्यों शो नहीं करेगा और ये क्यों करेगा? वेरी सिंपल। और वो क्या, ये वाला जो है ना, ये जो मैंने दो कंडीशन कही है, इन दोनों को एट ए टाइम पूरा नहीं कर रहा और ये वाला कर रहा है। अच्छा वो वाला क्यों नहीं कर रहा? देखो, क्या यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है? क्यों नहीं है? इसका मतलब है पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। हां, दूसरी कंडीशन मैंने क्या कही कि इस कार्बन के साथ जो दो एटम लगे हो ना या जो ग्रुप्स लगे हो वो डिफरेंट होने चाहिए। अब इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हो, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, तो वो दोनों हाइड्रोजन तो सेम हो गए। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल ने 1-ब्यूटीन ने ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं की, जिसकी वजह से मैं कहूंगा ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्या ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि 2-ब्यूटीन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट 1-ब्यूटीन डज नॉट? क्यों? इसका आपने आंसर देना और आंसर की सारी बुनियाद ये दो कंडीशन है। आपके ज्यादातर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनका आंसर ये दो कंडीशन ही है। इन दो कंडीशंस को याद कर लो, रट्टा लगा लो, आपके आधे से ज्यादा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अकोमोडेट होगा। अब आए इसके तरफ, क्या ये 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है? यस। अच्छा वो कैसे? एक बात सुनो, 2-ब्यूटीन को ले लो, 2-ब्यूटीन ये गैस है, ये ज़हन में रखना, तो ये इसका ना C डबल बॉन्ड C, इट्स ओके। कौन सा? ये वाला C डबल बॉन्ड C। अच्छा मैं यूं भी लिखता हूं C डबल बॉन्ड C, इट्स ओके। दो दफा मैंने लिख दी, क्यों? इसके पीछे एक राज है। इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन आ गया, इट्स ओके, ये हाइड्रोजन, और दूसरा इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप। अच्छा इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन आ गया, ये वाला, और दूसरा इसके साथ मिथाइल ग्रुप है। नोट करना, ये जो दोनों कार्बन है ना, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन है, एक एक मिथाइल ग्रुप है। क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है सिस ट्रांस? यस। डबल बॉन्ड की वजह से देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू कार्बन एटम, देन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड रोटेशन को रोक दिया। दूसरी बात, इस कार्बन के साथ, इसे कहते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स या एटम मुख्तलिफ है, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स मुख्तलिफ है, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। अच्छा बिल्कुल
इसको मैं एक और अंदाज में भी लिख सकता हूं, जरा देखना क्या अंदाज है। इधर में हाइड्रोजन ये वाला और इधर में मिथाइल ग्रुप ये वाला, यानी ना जैसे स्टूडेंट मैंने इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल, और दूसरी तरफ इधर मिथाइल इधर हाइड्रोजन। अब ना खास बात सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा जी, पहली बात तो क्लियर करो ना, क्लियर कट। वो क्या कि 1 ब्यूटीन डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, 2 ब्यूटीन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये शो करता है। अब ना मैंने क्या किया, 2 ब्यूटीन के ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर लिखे। ये डेफिनेशन को देखना, ये जो मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे ना, ये दो स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इन दोनों स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम। आप कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला सर कैसे सेम हुआ? स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ मैंने एक लफ्ज बोला था, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, कि एटम कौन सा एटम किस और एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखो, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिथाइल, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिथाइल, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिथाइल, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिथाइल। इसका मतलब है इन दोनों में कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। हां, डिफरेंस कहां पे आ रहा है? पोजीशन ऑफ डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। आइडेंटिकल ग्रुप की स्पेस में पोजीशन डिफरेंट। क्या मतलब? इधर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ, क्या इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक तरफ है? आंसर है नहीं, इधर तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे चले गए। इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन बोथ दिस स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। क्या मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी सेम है? हां, इसमें दोनों मिथाइल एक तरफ है, लेकिन इसमें दोनों मिथाइल अपोजिट चले। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। आइडेंटिकल ग्रुप स्पेस में डिफरेंट पोजीशन थे, इसमें पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप और है, और इसमें क्या आ गया और जो पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस से डिफर करने से जो आइसोमर्स बनते हैं ना, दे आर कॉल्ड सिस ट्रांस। एक और बड़ी खूबसूरत बात, और वो क्या, ये दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं? बेटा जी आप ना 2 ब्यूटीन, ये गैस है, आप 2 ब्यूटीन गैस को किसी सिलेंडर में लो, जब आप सिलेंडर में लोगे ना, उसके कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। आपने 2 ब्यूटीन गैस को सिलेंडर में लिया, लेकिन उसके मॉलिक्यूल दो तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, दो तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जब दो तरह, एक जैसे मॉलिक्यूल दो तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल एक जैसे नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस उनकी पोजीशन और इन 3 डायमेंशन उस पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 ब्यूटीन दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब है 2 ब्यूटीन एक कंपाउंड नहीं है, 2 ब्यूटीन दो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड है। अब हमने इनके मुख्तलिफ नाम रख दिए। इसको हम कहते हैं, इसको ये जो है, इसको हम कहते हैं सीज 2 ब्यूटीन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताऊं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो सिस ब्यूटीन है ना, सिस 2 ब्यूटीन, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी उससे बिल्कुल डिफर कर रहा है। ये कम स्टेबल है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफर करती जा रही है। और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस में इनके ग्रुप्स की पोजीशन की वजह से आता है। अगर मैं कहूं कि आपने 2 ब्यूटीन गैस, जिसमें ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने सिलेंडर में ली, कौन से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे? तो आंसर है ये ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, जो स्टेबल होता है उसकी अक्रेंस ज्यादा है, वो ज्यादा पाया जाता है, वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। दोनों में रिएक्टिव कौन सा होगा? ये जो लेस स्टेबल, वो मोर एक्टिव। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाओ। अब मेरे पास क्या है? C5H8। बेटा जी इसको हम कहते हैं पेंटेन।
पेंटेन। अच्छा ना, पेंटीन। पेंटीन फिर आगे कई किस्म के हैं, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन। मैं 2 पेंटीन की तरफ आता हूं, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन। तो मैं ना C5H10। अच्छा, ये जो 1 पेंटीन है ना, 1 पेंटीन, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। 1 ब्यूटीन ने भी नहीं किया, 1 पेंटीन भी नहीं करेगा, 1 हेक्सीन भी नहीं करेगा, 1 हेप्टीन भी नहीं करेगा। आप एक बात ही दिन में बिठा लो, आप कहो 1 अल्कीन डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस। ये आपको मैंने ना एक अहम नुक्ता दे दिया, इसको संभाल कर रख लो, इसको संभाल कर रख लो, अपनी जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर रख लो। क्या कहा? 1 अल्कीन डज नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्यों? इसलिए कि वो ये इन कंडीशन पे पूरा नहीं करता। पहली कंडीशन तो ठीक है, डबल बॉन्ड तो होता है अल्कीन में, लेकिन वो जो डबली बाउंडेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स हैं, वो 1 अल्कीन में वो सेम होंगे, लिहाजा ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। अच्छा, अब आ जाओ पेंटीन। तो मैंने 1 पेंटीन नहीं देना, मैं 2 पेंटीन की बात करूं। 2 पेंटीन का मैं स्ट्रक्चर पहले लिखता हूं। स्ट्रक्चर बेटा जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C1 2 3 4 और 5। अच्छा ना, अभी आपने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने 1 पेंटीन नहीं लिखना, वो तो शो ही नहीं करता, मैंने 2 पेंटीन लिखा। दिस इज 2 पेंटीन 2 पेंटीन। अच्छा, अब इसमें ना आप सिर्फ फोकस करो डबल बॉन्ड। कहां पे डबल बॉन्ड? यहां पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे फोकस करो, सारा फोकस यहीं पे ले जाओ। C डबल बॉन्ड C, इट्स ओके। पहली कंडीशन पूरी। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये मिथाइल CH3। अच्छा, नेक्स्ट आओ, इस कार्बन को लो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। अच्छा, अब नोट करना है, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप से डिफरेंट है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और दूसरा ये वाला ग्रुप, इसे कहते हैं इथाइल ग्रुप, CH2 CH3, इथाइल ग्रुप। अच्छा, एक दफा तो मैंने यूं लिख दिया, अब आप यूं भी लिखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अच्छा बेटा जी, इस साइड को चेंज ना करो, ये इसी तरह लिख दो, H और मिथाइल ग्रुप। अच्छा, इसको मैं अब चेंज करूंगा, हाइड्रोजन को मैं नीचे ले जाऊंगा और इथाइल ग्रुप, इसको मैं इकट्ठा करता हूं ताकि मेरी जगह कम है। मेरे पास कार्बन और कार्बन 2 कार्बन और हाइड्रोजन 3 और 2 5, या इस तरह लिख लो CH2 CH3, या कंप्रेस करके C2H5 लिख लो। अच्छा, अब इन दोनों में देखो, ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी सिस ट्रांस, ये भी सिस ट्रांस, ये भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब इसमें एक और लफ्ज आ गया, मैंने जो ऊपर लिखा, मैंने बयान नहीं किया, लिखा, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ, मीथाइल अल्काइल, इथाइल अल्काइल, हाइड्रोजन एक तरफ, अल्काइल ग्रुप एक तरफ। अगर एक जैसे ग्रुप्स एक तरफ हो, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हो, किस पे? सेम साइड ऑफ डबल, इफ सेम ग्रुप या सिमिलर ग्रुप lie on same side of the double bond, similar groups lie on same side of double bond। अगर डबल बॉन्ड की एक तरफ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिस। अब इसको उलट कर दो तो इसका मतलब दिस इज द सिस, ये सिस है, सिस 2 पेंटीन। और दूसरी बात, अगर ये हाइड्रोजन इधर डबल बॉन्ड के इधर, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ, सिमिलर ग्रुप या सेम ग्रुप लाइज ऑन अपोजिट साइड, ये अल्काइल इधर, वो अल्काइल उधर, तो डबल बॉन्ड क्या पे? तो यहां पे सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड, और इधर मैं क्या कहूंगा? सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम के बजाय क्या कहूंगा? अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। ये बाकी तो यही लिखना है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये सिस 2 पेंटीन और ये क्या होगा? ट्रांस 2 पेंटीन। स्टूडेंट, अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, C3H4BrCl। अच्छा, इसका नाम क्या है? योपिक नाम क्या है? मैं पहले इसको ड्रॉ कर दूं स्ट्रक्चर, फिर आपको बताता हूं।
मेरे पास ना इसकी दो मुख्तलिफ फॉर्म्स आ सकती हैं। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो मैं सावधानी इंश्योर करूंगा ना। अब इसमें एक तरफ मैं हाइड्रोजन लेता हूं और इधर मिथाइल ग्रुप लेता हूं, और एक तरफ मैं Br लेता हूं और Cl लेता हूं। बेटा जी, अगर आप इसका यूपिक नेम देखोगे ना तो 1 2 3 ये आपके पास बना जी प्रोपीन। ये एक तो बन गया जी प्रोपीन। और दूसरी बात, ये कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन है, 2 पे ब्रोमीन है, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे ना, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर 1 क्लोरो क्यों नहीं कहा? तो जब इनके ये नाम लिखते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट के, तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ब्रोमो पहले लिखते हैं, क्लोरो। अच्छा, एक तो ये बात, ये आपने नाम को छोड़े। इससे पूछे क्या तुम दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हो? अच्छा, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, सी डबल बॉन्ड आ गया, इधर मिथाइल और ब्रोमीन, इट्स ओके, ब्रोमीन Br, एक तरफ मिथाइल और ब्रोमीन आ गया, और एक तरफ आपके पास अब क्लोरीन और हाइड्रोजन आ गया। अब जरा इसमें देखना, ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ये हेलो ग्रुप है, हेलोजेंस है। अच्छा, अब नाम इनका दोनों का सेम है, ये 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन है, ये भी 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन है, दोनों का नाम सेम है। अच्छा, फर्क फिर किस में आ रहा है? बेटा जी, अगर आप इसमें देखोगे ना तो ये डबल बॉन्ड है, ये मैं ना ये यूं कह देता हूं, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये दोनों हेलो ग्रुप एक साइड पर, इसमें हेलो ग्रुप अपोजिट चले गए। एक लफ्ज होता है ना सिज का मतलब होता है ऑन सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, मुखालफ तरफ। अगर आप देखोगे ना तो इसमें दोनों हेलो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, सिमिलर ग्रुप लाई ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो दिस वन इज CIS 2 क्लोरो 1 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। और इसमें क्या हुआ, दोनों हेलो अपोजिट साइड पर, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप अपोजिट, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस। सो दिस वन इज ट्रांस। ये कुछ बातें, ये कुछ एग्जांपल मैंने ज्यादातर जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मोस्टली जो अभी मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा, वो यही है, बताएं इन चारों में से कौन सा सिस ट्रांस शो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, बताएं इन चारों में से कौन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आपने आंसर में इन दो बातों को पल्ले बांध लेना है। अच्छा, मैंने आपको ना सिस और ट्रांस में डिफरेंसेस बताए, मैंने क्या बताया, पहले डेफिनेशन बता दी ना, मीनिंग भी बता दी। अब कुछ और बातें, ये आपके पास सिस फॉर्म, ये आगे ट्रांसफॉर्म, मैं इधर लिखता जाऊंगा। अगली बात आपने क्या करनी है, इसके बारे में एक ये पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपने कहना है कि इट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। फितरत का एक रूल है, केमिस्ट्री का रूल है, पल्ले बांध लो, और वो रूल क्या है? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये रूल अपने पल्ले बांध लो। अगर ये मोर रिएक्टिव है सिस फॉर्म, तो ये लेस स्टेबल है। उल्ट इधर लिख दो, उधर आप क्या लिखोगे? दे आर लेस रिएक्टिव बट मोर स्टेबल। एक और पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है ना, इसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, वो जीरो नहीं होगी। इसकी डाइपोल मूवमेंट लार्ज वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, लार्ज। और इसकी डाइपोल मूवमेंट कुछ केसेस में जीरो होगी। कौन से केसेस? जहां पे आपके पास सिमिट्रिकल अल्कीन होगा, जैसे ना ये सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल कहते हैं, ये वाला सिमिट्रिकल कहते हैं जो इधर ग्रुप्स वो ही इधर ग्रुप्स। लेकिन ये वाला जो अनसिमिट्रिकल है, इधर मिथाइल इधर इथाइल, ये अनसिमिट्रिकल है। डबल बॉन्ड के इधर और ग्रुप्स इधर, जो सिमिट्रिकल होंगे ना, तो जो सिमिट्रिकल ट्रांस होंगे, जैसे ये है, इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो है, लेकिन इसकी डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वो बहुत थोड़ी होगी एज कंपेयर टू सिस। नेक्स्ट एक और पॉइंट, इनका ना ये जो है, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट,
एंड दे हैव लो मेल्टिंग। ये बड़ी बड़ी खास बात है। बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक जब लिक्विड स्टेट में होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक जब वो सॉलिड स्टेट में होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादातर अरेंजमेंट, कंपैक्ट अरेंजमेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट, लूज अरेंजमेंट लो मेल्ट, और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कई बातें हैं ना जो इधर मैंने लिखा है, इधर जाके आप उसको क्या कर दोगे अपोजिट। एक आखिरी बात, आज का लेक्चर खत्म, आखिरी बात। और आखिरी बात क्या है, अगर मेरे पास सिज 2 ब्यूटीन हो और मैं कहूं कि बेटा जी सिज 2 ब्यूटीन को ट्रांस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? हां हो सकता है। करना आपने क्या है, इसमें देखो ना, ये मिथाइल ग्रुप नीचे है ना, और इसमें मिथाइल ग्रुप ऊपर है। इधर हाइड्रोजन ऊपर है, इधर हाइड्रोजन नीचे। आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी। हाइड्रोजन को नीचे लाओ, मिथाइल ग्रुप को ऊपर ले जाओ, आपके पास सिज की बजाय क्या बन जाएगा? ट्रांस। अब मैं पोजीशन कैसे चेंज करूं? उसके लिए यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। आपको पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर आप पाई बॉन्ड तोड़ो, जब पाई बॉन्ड टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करने पर ये ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। जब आएंगे तो दोबारा, अब पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? आप इसको हीट करोगे। जब आप हीट करोगे, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। और आपने पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? आमतौर पर 250 से 270 किलो जूल पर मोल, मैं राउंड ऑफ करता हूं, एवरेज तकरीबन 260 किलो जूल, तकरीबन राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, 260 एवरेज बोल रहा हूं, 260 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो आप इसको 260 एवरेज एनर्जी प्रोवाइड करो, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। फिर आप उसको ठंडा करो, जब ठंडा करेंगे दोबारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। उस दौरान ये ऊपर चला गया, और यूं आपने सिज को ट्रांस को सिज में कन्वर्ट करना है, सेम ऐसा करो। लेकिन कुछ और भी बातें मैं कह रहा हूं ना, 250 से 270 तक जो सिज है ना, जो ट्रांस है ना, ट्रांस को सिज में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सिज को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी। आप कहेंगे सर ये नई कहानी आ गई। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, उसको अगर आप सिज में लाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी। देखो ना, सिज में क्या कहा? लेस स्टेबल। ट्रांस में क्या कहा? मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल को इधर लाना है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, और सिज को ट्रांस में लेना है, एनर्जी देनी तो पड़ेगी लेकिन उसकी निस्बत कम। दोनों में मैं अगर एवरेज कहूं तो मैंने 260 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर।